हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अ कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है ए कंपनी लिमिटेड नाम से, जिसने 20,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का ये शेयर है, लेकिन प्रीमियम 10 रुपीज के साथ इशू किया है। फेस वैल्यू 100 है और जो एक्स्ट्रा पैसा डिमांड किया जा रहा है वो प्रीमियम कहलाएगा और प्रीमियम है 10 रुपए। तो अगर किसी को शेयर खरीदना है तो 100 रुपए नहीं 110 रुपीज देने होंगे, वो भी इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स में। अब कंपनी को 35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। इशू कितने किए कंपनी ने? 20,000 और एप्लीकेशन 35,000। तो ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। जब इशू से ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है तो वो क्या कहलाती है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी इस केस में क्या 35,000 शेयर्स अलॉट कर सकती है? नहीं। कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। इस बात को याद रखना। जितना हमारे पास प्रोडक्ट होगा उतना ही तो हम बेच पाएंगे, उससे ज्यादा कैसे बेच देंगे। तो 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें से कंपनी क्या कर रही है? 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया मतलब उनको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी, उनका पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा। 15,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी और उसके बाद जो एप्लीकेशन बच गई उनको फुल अलॉटमेंट की जाएगी। डायरेक्टर्स ने दोनों कॉल की भी डिमांड की है, मतलब एंड तक, फाइनल कॉल तक सभी डिमांड की। सबसे पैसा मिल गया, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर्स पर 2 कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। फोरफीट करने के बाद 200 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया 80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। अब देखो, एक्सपेंसेस भी हमें हुए। अब इशू निकालेंगे तो कोई ना कोई खर्चा तो होगा ही, हमें करना पड़ेगा, वो है 10,000 का। आपको क्या करना है? कैश बुक, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में दिखाना है शेयर कैपिटल। आप कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले आ जाओ कैश बुक। कैश बुक में आपका सिर्फ बैंक का कॉलम बनेगा। क्यों? क्योंकि जो शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी बैंक की ट्रांजैक्शन है, कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो डेबिट साइड पर जो भी पैसा रिसीव करोगे वो लिखोगे और क्रेडिट साइड पर जो पेमेंट होती है उसे लिखोगे। अब जब भी कंपनी कोई इशू निकालेगी तो उसे नहीं पता 20,000 शेयर्स वो इशू कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो पब्लिक उसमें कितना इंटरेस्ट दिखाने वाली है। क्या 20,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी या नहीं होगी? हमारे 20,000 शेयर्स बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। कंपनी को शॉर्ट नहीं है, तो वो वेट करती है एक टाइम पीरियड तक कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग इसके कंपनी में अप्लाई करने वाले। तो वो कहती है कि एक एप्लीकेशन प्रिंट करके सर्कुलेट की जाती है कि जिसे ये शेयर खरीदना है वो ये एप्लीकेशन भरे और साथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम पर एप्लीकेशन का पैसा जमा करे हमारी बैंक में। इस तरह से आपकी बैंक में पैसा जमा होता जाता है। ना तो कंपनी को पता कि कितनी एप्लीकेशन आ चुकी, ना ही पब्लिक में से किसी को पता कि अभी तक कितने लोग अप्लाई कर चुके। तो दोनों साइड से ब्लैंक है। ना ही बैंक में कहीं स्टॉप लगता कि हमने इशू 20,000 शेयर्स किए तो 20,000 तक की हम एप्लीकेशन लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसे खरीदना था उस हिसाब से आपके पास बैंक में एप्लीकेशन आती गई। तो हमारे पास 35,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो सबसे पहली एंट्री आपकी 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के साथ दिखाओगे 30 रुपीज के हिसाब से। आई होप ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप 20,000 के शेयर्स के एप्लीकेशन के साथ नहीं दिखाओगे, आप के साथ दिखाओगे? 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जो पहली बार आपको रिसीव हुआ पैसा। उसके बाद वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले जो पैसा आया जिससे हम शॉर्ट होते हैं, हम डिसीजन ले पाते हैं कि हम अलॉट करें या नहीं करें।
वो डिसीजन आपकी इस एंट्री से, इस पेमेंट रिसीव होने के बाद ही आप डिसीजन ले पाते हो। क्योंकि कंपनी के केस में एक कंडीशन है, आई होप आपको पता ही होगा, अगर कंपनी के पास अंडर सब्सक्रिप्शन होता है या 20,000 शेयर्स इशू किए, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% या 90% से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ 20,000 शेयर्स उसने इशू किए, तो उसको मिनिमम 90% मतलब 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। अगर 18,000 से एक शेयर की एप्लीकेशन भी कम होगी तो ये शेयर्स को अलॉट नहीं कर पाएगी और सारा पैसा पब्लिक को एज इट इज वापस करना होगा। हमारा तो ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो हम तो अलॉट कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा पैसा है रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो 10,50,000 का पैसा आ गया। ये एंट्री आपको क्लियर होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के नाम पर आया तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,50,000। ये जर्नल एंट्री आपको बनानी नहीं है, लेकिन कैश बुक में कैसे पोस्टिंग होगी उसको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये बनाई है। आई होप समझ में आ गई। इसके बाद इस पैसे को हमें ट्रांसफर करना है रिलेटेड अकाउंट, लेकिन उससे पहले एक छोटी वर्किंग करो, क्योंकि हमें 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, सभी को अलॉटमेंट नहीं होगी। तो किसका पैसा एक्स्ट्रा आया, कितना आया, किसको कहाँ, हमें अगली कॉल में एडजस्ट करना है। क्योंकि जब प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट होती है ना, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव होता है उसे हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं, वो पैसा रिटर्न नहीं करते शेयर होल्डर को। तो आपको फाइंड करना होगा कि किसका पैसा एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट है 10,000। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर कोई अलॉटमेंट नहीं हो रही, तो उनका पैसा 30 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज ना तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ना ही हम उनको अलॉट, जब अलॉटमेंट ही नहीं करे तो आगे कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं, तो सीधी सी बात है उनका पैसा हम रिटर्न करेंगे 3 लाख रुपीज। सेकेंड कैटेगरी में कंपनी कह रही है जिन्होंने 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है हमारे पास, उनको 10,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब इनका 5,000 शेयर की एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है 30 रुपीज के हिसाब से 1,50,000, जिसे कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। आई होप समझ में आ रहा है। अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हो, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही चुकी है कि हमें अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, प्रोरेटा बेस पर हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो वो पैसा हम रिटर्न नहीं करते, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एक्स्ट्रा पैसा आपको नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है नहीं करना, तब भी जब क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप जहां पर अलॉटमेंट प्रोरेटा बेस पर होती है उस पैसे को आप नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट तक एडजस्ट करोगे। उसके बाद भी अगर आपका पास एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप कॉल में एडजस्ट नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। अगर इसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता तो हम उसे कॉल में एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो अलॉटमेंट पे 30 रुपीज के हिसाब से आपका 10,000 शेयर्स का कितना पैसा बनता है 3 लाख रुपीज, तो 1,50,000 पूरा का पूरा आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो आपको कॉल में एडजस्ट करना, तो कॉल में तो हम वैसे भी एडजस्ट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, और वैसे भी पैसा नहीं है जो हम रिटर्न करें। ये बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं और जब वो पॉइंट वहां पर आ जाता है तो सबसे बड़ा नर्वस और कंफ्यूज कर देता है। तो अगर बेसिक्स को स्टार्टिंग में समझते चलोगे, एक ही बार में बिना स्किप करे वीडियो को देखोगे, तो गलती नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है, थर्ड कैटेगरी है जहां पर कितने हमारे पास एप्लीकेशन आई है 35,000 शेयर्स की, तो यहां तक तो आपकी 25,000 हुई। इसके बाद 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन और बची है, तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को कहा है कि फुल अलॉटमेंट, बाकी शेयर्स की एप्लीकेशन को कहा है कि हमने फुल अलॉटमेंट की, मतलब 10,000 शेयर की एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए, उनका एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने शेयर्स थे पूरे अलॉट कर दिए, तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करो या रिटर्न करो। तो रिटर्न होगा 3 लाख रुपीज और अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 1,50,000। अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 35,000, अलॉटमेंट हम कितनी कर सकते हैं 20,000 शेयर्स की, तो वही चीज बन गई ना 35,000 पर 20,000 की शेयर्स की अलॉटमेंट। ये टेबल बनने के बाद आप आ जाओ यहाँ पर, हमें जो पैसा रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है तो कहाँ लिखोगे पेमेंट साइड पर
कि बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीस हमें पैसा वापस करना है जिनकी एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो पैसा बचा वो 7,50,000 रुपीज बचे। 7,50,000 में से 6 लाख रुपीज तो आप अलॉटमेंट कर रहे हो, राइट। यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन का पैसा 7,50,000 का बचा, जिसमें से फेस वैल्यू आपकी 30 रुपीज है, तो 30 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 6 लाख रुपीज। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया हुआ है, जो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो 5,000 एप्लीकेशन का, वो 1,50,000 के लिए आप टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पहले ही क्रेडिट कर दोगे। एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पर आपने डेबिट किया, एप्लीकेशन अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, ये क्लोज हो जाएगा। इसको आप कहीं पर भी बैलेंस शीट या कहीं पर नहीं शो करोगे। ये टेम्परेरी अकाउंट है, सिर्फ हमारा ट्रैक रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला, कितना मिला, क्या हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये स्टार्टिंग में एक जस्ट टेम्परेरी अकाउंट है। यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में कि पहला हिस्सा शेयर का जो प्रोडक्ट आपने बेचा वो आपको पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई 6 लाख रुपीस, और जो एडवांस रिसीव हुआ उसके लिए आप नेक्स्ट कॉल का अकाउंट पहले ही खोल लोगे। ये तो आपको पता है ना, हर कॉल का नया अकाउंट खुलता है, नए नाम से खुलता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैसअप ना हो, और हम ट्रैक रख सके, राइट। तो 5,000 पर 1,50,000। अब कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव कर चुकी, सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो कंपनी श्योर शॉट है कि मैं अलॉटमेंट कर सकती हूँ, और किसको कितने करने पूरी लिस्ट तैयार है। तो कंपनी अब अलॉटमेंट करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले अलॉटमेंट नाम की कॉल की डिमांड करेगी। अब डिमांड करेगी तो उससे पहले वो ड्यू की एंट्री बनाएगी। अब वो ये वेट नहीं करेगी कि बैंक में पैसा कितना आया तब उसके बाद मैं उसको ट्रांसफर करूं, नहीं। अब वो श्योर शॉट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो अलॉटमेंट पर ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब तो शेयर्स मेरे बिक रहे हैं, तो चेक किया जाए कि इतने शेयर्स पर अब अलॉटमेंट की डिमांड की जाएगी, तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। तो नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट, वो तो हम पहले ही खोल चुके हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो कि मुझे 20,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपीज रिसीव होने चाहिए। अगर इतना पैसा नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, किसी ना किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। अब कंपनी ये कॉन्फिडेंट है शुरू में, तो वो कहती है कि ठीक है, पूरा पैसा हमें तो मिल ही जाएगा। तो 20,000 पर फेस वैल्यू आपकी 20 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम इसी में इंक्लूडेड है, शामिल है। तो 20 रुपए आपका फेस वैल्यू, 4 लाख रुपीज तो शेयर कैपिटल में डलेगा, और 10 रुपए प्रीमियम, उसको आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू और प्रीमियम की अकाउंटिंग अलग चलती है, मिक्स मत करना, मैसअप मत करना। तो 6 लाख रुपीज अलॉटमेंट में आपको रिसीव होने, 4 लाख शेयर कैपिटल और 2 लाख प्रीमियम का। क्या इतना पैसा हमको रिसीव हुआ? हाँ, अलॉटमेंट तक तो सब कहानी सही है, हमें पूरा पैसा रिसीव हुआ। तो 6 लाख रुपीज आपको अलॉटमेंट पर मिलने हैं, लेकिन ये भी याद रखना कि 1.5 लाख रुपए आपके पास एडवांस आया हुआ है। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का आपके पास पैसा एडवांस आया हुआ है, उससे आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि वो दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। तो हमारे बैंक में 4,50,000 रुपीज रिसीव होने चाहिए डेबिट साइड पर। आप इसे लिखो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट तक सब कुछ हो गया, तो अब कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट कॉल की डिमांड करेगी, और फर्स्ट कॉल के लिए नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट खोला जाएगा। और नया अकाउंट खोलने के लिए कंपनी खोलेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25 रुपीज की डिमांड की जा रही है, तो 5 लाख रुपीज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज। क्योंकि ड्यू की एंट्री बना रही है, उसे ट्रैक रखना है कितना पैसा मिला या नहीं मिला। अब देखो, पैसा मिला या नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पर हमें पैसा नहीं मिला पूरा, क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं की है, 2 कॉल्स की। सबसे बड़ी अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रही है आपको, वो ये कि ये 500 शेयर्स
अगर हमें पेमेंट नहीं मिली तो कौन सी कैटेगरी के है? हमारी तो 3 कैटेगरी है, तो फर्स्ट कैटेगरी तो आउट ही होगी जो रिजेक्ट है। क्या ये सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी से रिलेटेड है? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बेफिक्र हो जाओ, पहली बात तो यही। दूसरी बात, जो भी एक्स्ट्रा पैसा था, अगर मान लो कोई कैटेगरी दी भी है तो वो एक्स्ट्रा पैसा सेकंड कैटेगरी से अगर मान लेते हैं ये रिलेटेड है, तो सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड है भी, तो पैसा जो अभी एक्स्ट्रा था वो तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके ना, तो फर्स्ट कॉल में तो एडजस्ट करने वाला कोई पैसा ही नहीं है। और जो ये 500 शेयर्स दिए हैं, ये अलॉटेड, होल्डिंग लिखा है अलॉटेड शेयर्स है इसका मतलब, तो आपको इसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के आपको एडवांस उसका कितना है कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी कहानी तो हमारी अलॉटमेंट तक खत्म हो गई। फर्स्ट कॉल पर तो अब पूरा पूरा पैसा हमें रिसीव करना है, कोई एडवांस किसी का भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं। तो ये 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 500 शेयर्स पर अगर आपको 25 रुपए नहीं मिले तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 25, 12,500 रुपए आपको नहीं मिले। बाकी 4,87,500 आपको मिले, मतलब 19,500 शेयर्स पर आपको पैसा मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 4,87,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,87,500। क्लियर है? कंफ्यूजन खत्म। इसके बाद सेकेंड कॉल की डिमांड की जाएगी। सेकेंड कॉल की डिमांड करो, ड्यू की एंट्री बनाओ, नई इंस्टॉलमेंट नया अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लास्ट कॉल है इसलिए फाइनल जरूर लिखोगे। अब 20,000 शेयर्स पर 25 रुपए की डिमांड की जा रही है, 5 लाख रुपीज, और कंपनी शॉर्ट मिल जाएंगे तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले ही ट्रांसफर कर देती है। तो यहां जैसा कि लिखा है कि 500 शेयर्स पर हमको 2 कॉल्स का पैसा नहीं मिला, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला, तो हमें सेकंड कॉल पर भी इस शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला है फाइनल कॉल का। तो बाकी पैसा 4,87,000 हमारे बैंक में जमा हो गया, राइट। तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,87,500। 500 शेयर्स पर फाइनल कॉल पर जो 25 रुपए डिमांड किए ये पैसा नहीं मिला, इतना टोटल मिलना था, एडवांस कुछ है नहीं, तो बाकी पैसा आपको मिल गया, वो बैंक में जमा हो गया। अब ये सारा पैसा मिल गया, सेकंड कॉल फाइनल कॉल तक कंपनी डिमांड कर चुकी। अब जब 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने डिसीजन लिया भाई इन शेयर्स को तो फॉरफिट कर दो। फॉरफिट करना मतलब इन शेयर्स को कैंसिल कर दो, इनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दो। तो ये जो शेयर होल्डर है, आपको पहले अब चेक करना है कि इनसे रिलेटेड शेयर कैपिटल कितनी है। हमने कौन से पॉइंट पर जाकर के इसको फॉरफिट किया? एंड में जाकर के फॉरफिट किया, और एंड में जाकर के फॉरफिट किया मतलब एंड तक कंपनी ने 500 शेयर्स के नाम की शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। पूरे 100 रुपए से कंपनी क्रेडिट कर चुकी है शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल की बात कर रही हूं, तो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से होती है, तो फेस वैल्यू को आपको देखना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 500 शेयर्स लास्ट फाइनल कॉल के बाद आपने फॉरफिट किया, मतलब पूरे 100 रुपए डिमांड कर चुकी। पूरे 100 रुपए से आपने जो शेयर कैपिटल क्रेडिट की थी उसको हमें रिवर्स करना है, क्योंकि जब शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब शेयर्स ही नहीं है तो शेयर कैपिटल नहीं होगी। जब ये आप तो हर कॉल पर मान के चल रहे थे पूरे पूरा पेमेंट आ जाएगी, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट तक तो आपको पैसा मिला, लेकिन फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला, लेकिन आपने तो शेयर कैपिटल अकाउंट को पहले ही पूरी अमाउंट से क्रेडिट किया था। उसके बाद सेकंड कॉल पर भी आपने ड्यू की एंट्री बनाते हुए पूरा पैसा क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल पर तो पैसा ही नहीं मिला। तो आप कहोगे कि तभी की तभी कंपनी ने रिवर्स क्यों नहीं किया? नहीं, तभी के तभी कंपनी रिवर्स नहीं करती, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ लीगल चलता रहता है, कुछ नोटिस भेजे जाते हैं, रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं शेयर होल्डर्स को कि आपने पेमेंट नहीं किया है, इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर दो। उसके बाद जब वहां पर से भी तब भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तब फाइनली कंपनी डिसीजन लेती है कि भाई इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दो, कैंसिल कर दो। फॉरफिट करने का मतलब है ना तो इनको अलॉटमेंट मिलेगी, और जो पैसा रिसीव हो चुका वो भी उनको रिफंड नहीं मिलेगा। तो 100 रुपए के हिसाब से जो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को 50,000 रुपए से बढ़ा रखा था उसको अब हटाना होगा, क्योंकि अब 20,000 शेयर्स नहीं 19,500 शेयर्स रह गए हैं कंपनी के। तो 500 शेयर्स के हिसाब से 50,000 डेबिट करो। उसके बाद बात आती है
कंपनी ने प्रीमियम भी तो डिमांड किया है 10 रुपए, तो क्या वो प्रीमियम भी रिवर्स करना है? नहीं, प्रीमियम रिवर्स नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों की अकाउंटिंग अलग चलती है, दोनों की अकाउंटिंग अलग चलती है। तो अगर आपके पास प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, प्रीमियम हमने कब डिमांड किए? प्रीमियम हमने डिमांड किया है प्रीमियम की डिमांड हमने अलॉटमेंट के टाइम पर की, और अलॉटमेंट के टाइम पर उसने पूरी पेमेंट कर दी, तो प्रीमियम इसका मतलब हमें रिसीव हो चुका। प्रीमियम कंपनी ने डिमांड की और प्रीमियम अगर शेयर होल्डर ने पे कर दिया तो उसको आप भूल जाओ, वहां से प्रीमियम अकाउंट से निकाल करके यहाँ पर आप फॉरफीचर में नहीं करोगे, इसको रिवर्स नहीं करोगे। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिटेड रहने दोगे। तो सिर्फ यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट करो, उतनी अमाउंट से रिवर्स करो जितना आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। जिस पॉइंट पर जाकर के आप फोरफीट कर रहे हो उस टाइम तक कंपनी डिमांड कितना कर चुके हैं उससे, उस चीज को आपको चेक करना है। यहाँ पर हम फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपीज से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। अब यहाँ पर आपको एक तरह से इसका हिसाब किताब करना है कि 50,000 में से हमें कितना पैसा नहीं मिला और कितना मिला। उसने फर्स्ट कॉल पर आपको 25 रुपीज नहीं दिए, 12,500। फाइनल कॉल पर आपको 25 रुपए नहीं दिए, 12,500, वो भी आप क्रेडिट कर दो। तो ये दोनों एक कॉल पर आपको पैसा नहीं मिला। जो 50 रुपीज फेस वैल्यू प्रीमियम की नहीं, फेस वैल्यू 50 रुपीज आपको मिल चुके हैं। 30 रुपीज एप्लीकेशन और 20 रुपीज अलॉटमेंट, 50 रुपीज जो फेस वैल्यू आपको मिल चुकी है वो कंपनी उस शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी। तो उसका पैसे का क्या करेगी कंपनी? एक नया अकाउंट खोलेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, उसमें क्रेडिट करेगी 25,000। ये एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट है, गेन है, राइट। ना तो उसको शेयर से लौट किए जा रहे हैं, ना ही उसका पैसा रिफंड कर रही है। तो अब आपने देखा 50,000 में से हमने शेयर्स को रिवर्स कर दिया। शेयर अब हमारे 20,000 की जगह 19,500 रह गए। 50,000 की हमारी शेयर कैपिटल कम हो गई। हमने देखा इसने कितना कितना पैसा हमको नहीं दिया। इस कॉल में जो बैलेंस स्टैंड कर रहा था, अभी ये अकाउंट आपके जो ये टेम्परेरी अकाउंट है ये क्लोज हो जाने चाहिए। जितना डेबिट किया उतना अगर आप पूरा पैसा रिसीव कर लेते हो तो आपका क्रेडिट में आ जा करके वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। लेकिन ये अकाउंट क्लोज नहीं हुए थे, बैलेंस स्टैंड कर रहा था, क्योंकि 500 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली थी। अब जब फॉरफीट ही कर रहे हो शेयर्स तो फाइनल हो चुका कि इनसे पेमेंट मिलेगी ही नहीं, तो इन अकाउंट को भी अब आप क्रेडिट करके ये खत्म कर रहे हो, ये अकाउंट आपके क्लोज हो जाएंगे और 25,000 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। क्लियर हो गई एंट्री? बहुत इजी है ना। बस सिंपली आपको देखना है किस पॉइंट पर फॉरफीट किया, उतनी शेयर कैपिटल रिवर्स करो, फिर कितना पैसा कौन सी कॉल पर नहीं दिया उसको आप उस कॉल के नाम से लिखो, उस अकाउंट को क्रेडिट करो, और जो पैसा मिला फेस वैल्यू जो पैसा मिला उसी को आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अब फॉरफीट करने के बाद कंपनी ने 500 में से 200 शेयर्स को री इशू किया। री इशू करने का मतलब है दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, और ऑफर क्या किया? एज फुल्ली पेड एट ₹80। इसका मतलब 200 शेयर्स का कंपनी ने री इशू किया तो पब्लिक में किस तरह से किया? 80 रुपए में। अब 100 रुपए वाला शेयर वो 80 रुपए में दे रही है, फुल्ली पेड कह रही है। फुल्ली पेड का मतलब है कि फेस वैल्यू जो आपकी 100 रुपए है, 100 रुपए वाली चीज, 100 रुपए वाला शेयर आप 80 रुपए में बेच रहे हो। तो जिसने खरीदा उसने 80 रुपीज के हिसाब से आपके बैंक में जमा किए 16,000। अब ये जो शेयर होल्डर है, ये जो खरीद रहा है शेयर, इसके लिए फायदा है, उसको 100 रुपए की चीज भी 80 रुपए में मिली, 80 रुपीज में, तो इसके लिए तो फायदा हो गया। 16,000 रुपीज पे करके फुल्ली पेड के केस में कंपनी आगे उससे और डिमांड नहीं कर रही। 80 रुपए लेकर के ये माना जाएगा कि उससे पूरे 100 रुपए आ गए, जबकि हम ले कितने रहे हैं? 80 रुपीज ही, माना जाएगा कि 100 रुपए आ गए। तो नुकसान किसका है? कंपनी का। फायदा तो शेयर होल्डर का हो गया, नुकसान कंपनी का है। कंपनी से 20 रुपए आगे मांगेगी भी नहीं। तो क्या करेगी कंपनी? अब ये जो नुकसान है, अब हमने अपना सामान सस्ते में बेचा, 100 वाला सामान 80 में बेचा,
तो नुकसान हमारा है तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये नुकसान हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे और किससे एडजस्ट करेंगे? इस नुकसान को, इस लॉस को कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला, जिसे हमने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला था 25,000 रुपए, 25,000, उससे इतनी अमाउंट को निकाल लेगी। कितना नुकसान हो रहा है हमें? हर शेयर पर 20 रुपए, 20 रुपीज, तो 200 शेयर्स पर 4,000 का नुकसान। तो 4,000 रुपीज हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल लेंगे। निकालने का मतलब है हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, उससे एडजस्ट करेंगे। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ 16,000 से, फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट हुआ 4,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से आप क्रेडिट करोगे। तो बैंक वाली एंट्री तो आपकी यहाँ आ जाएगी, राइट? 16,000 रिसीव हुआ। बाकी एंट्री आपको ये जर्नल में करनी है 4,000 फोरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करने की, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000। तो यहां से सिर्फ आपको समझाने के लिए बैंक वाला तो आप यहाँ लिखो जर्नल में, आपको लेकिन ये जरूर लिखना है फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 4,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब इसके बाद जब रीइश्यू हो गया, जितने शेयर्स थे हमने उनको रीइश्यू कर दिया, तो उनकी कहानी एक तरह से पूरी हो गई। 500 में से 200 शेयर्स की कहानी पूरी होगी। उनके लिए डिसीजन पूरा हो गया कि हमारे को कितना फायदा होना था, कितना नुकसान होना था। तो क्या करेंगे? 200 शेयर्स पर देखो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कितना है, उसमें से हमारे पास कितना बचा। पहले वाले शेयर होल्डर से अगर आप चेक करो, 50 रुपए हर शेयर पर आपको रिसीव हुआ था। 50 में से 20 रुपए का नुकसान आपको हर शेयर पर हुआ। एडजस्ट करने के बाद आपके पास 30 रुपीज पर शेयर बच गया। तो 200 शेयर्स पर जो पैसा बच गया वो आप 6,000 रुपीज फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल लोगे और इसे फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। क्यों करोगे? सभी 500 शेयर्स का पैसा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा कैपिटल रिजर्व में, सिर्फ उन्हीं शेयर्स का पैसा आप ट्रांसफर करोगे जो शेयर्स आप रीइश्यू कर चुके हो। फॉरफिट करने के बाद जो शेयर्स आप रीइश्यू कर चुके हो उनका डिसीजन फाइनल हो गया। उनके लिए अब आपको फाइनल हो कि अब आगे आपको और कोई लॉस नहीं होना और कोई फायदा नहीं होना। बस ये जो 30 रुपए बच गए ये फाइनली अब मेरी इनकम है। तो वो कंपनी यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं छोड़ती, उसको यहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस स्टैंड करता है वो ये शो करता है कि आपने किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया, और उसका ये पैसा बैलेंस आपको रिसीव हुआ, वो स्टैंड करता है। अगर आपने यहां से ये 200 शेयर्स का बैलेंस अमाउंट नहीं निकाला तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा। तो इसलिए कंपनी, ताकि सही सही इंफॉर्मेशन रहे हर चीज की, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का मतलब हमने शेयर्स कैंसिल किए, वो कैंसिल्ड शेयर के पैसे को जो हमने रिसीव किया वो है। तो 500 शेयर्स में से अब देखो आपके पास 300 शेयर थे, 300 शेयर ही बच गए ना। 300 शेयर के 50 रुपए के हिसाब से कितना पैसा हो गया आपके पास? 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज अब आपके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी बैलेंस स्टैंड करेगा। ये आपकी जर्नल एंट्रीज तो पूरी हो गई। अब आपको कहा है बैलेंस शीट भी बनाने को। पहले यहाँ पर कैश बुक का फाइनल बैलेंस निकालोगे, लेकिन यहाँ पर हमने एक इशू एक्सपेंस भी पे किया है। तो इशू एक्सपेंस है तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपकी पेमेंट है तो पेमेंट साइड पर लिखो बाय शेयर इश्यूज एक्सपेंसेस 10,000, और एंड में आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस 21,81,000। इजी है। इशू एक्सपेंस हमारा खर्चा है, हमने जो इशू निकाला शेयर का, उससे रिलेटेड खर्चा, प्रिंटिंग में किसी को कमीशन देना है, वो सारे खर्चे आपका इशू एक्सपेंस कहलाता है। ये समझ में आ गया? कैश बुक हो गई। अब आ जाओ बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर ये जो इशू एक्सपेंस है वो आप, अगर आपके पास प्रीमियम है, प्रीमियम आ चुका है, तो उससे आप इसको एडजस्ट करोगे। आपने पेमेंट तो कर दी खर्चे की, खर्चे की पेमेंट कर दी, आपने क्या अकाउंट खोला? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। ये शेयर इशू एक्सपेंस आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस है, या तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, या आप अपने
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से इसको एडजस्ट करते हो। तो जो भी इशू का खर्चा है हम अपने प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हमारे पास है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो 10,000 से, टू शेयर इशू एक्सपेंस 10,000। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट 10,000 टू शेयर इशू एक्सपेंस। तो ये बात याद रखना, अगर कोई भी ऐसा खर्चा है, पहले अगर प्रीमियम है तो आप प्रीमियम से एडजस्ट करोगे, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे इतनी अमाउंट से और उस खर्चे को क्रेडिट करके खत्म कर दोगे। क्लियर है? अब बैलेंस शीट की बात। बैलेंस शीट में हमारा मेन पेज तो आपको पता ही है, दूसरा है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट को हम पहले वर्किंग करेंगे, यहाँ पर वर्किंग करेंगे, यहाँ पर जो फिगर आएगी उसको वहां पर ट्रांसफर करना है मेन पेज पर। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आपको नहीं दी, इशूड कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो आपकी कितनी हो गई इशूड कैपिटल? 20 लाख रुपीस। इसके बाद सब्सक्राइब कितनी है? एप्लीकेशन आपको 35,000 शेयर्स की मिली, लेकिन आपने अलॉट कितने किए, वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी 20,000 शेयर्स। लेकिन 20,000 में से अब आपके शेयर्स कितने हैं? 20 में से आपने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया तो 19,500 रहे। उसके बाद आपने 200 शेयर्स को रीइश्यू किया तो अब कितने हो गए? 19,700 शेयर्स। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपकी दो कैटेगरी आती है, एक नॉट फुल्ली पेड अप और एक फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर हमारी फुल्ली पेड अप कैटेगरी रहेगी, नॉट फुल्ली पेड अप नहीं, क्योंकि हमें 19,700 शेयर्स पर पूरा पैसा मिला। जो 500 शेयर्स थे जिन पर पैसा हमको नहीं मिला था वो हमने फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। और जो 200 शेयर्स रीइश्यू किए, बेशक हमें 80 रुपए मिले, लेकिन हमने किस कंडीशन पर इश्यू किए कि ये माना जाएगा कि फुल्ली पेड अप है, इनसे 100 रुपए पूरे आ चुके। तो ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे, 200 शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जो आप जनरली गलती कर देते हो। और दूसरी गलती, क्या पूरे के पूरे 19,500 लिखोगे या 20,000 लिखोगे? नहीं, अब हमारे शेयर से 19,700 ₹100 के हिसाब से 19,70,000 आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हो गई। अब जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट था जिसमें 300 शेयर्स अभी भी फॉरफिटेड है और पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा ₹50 के हिसाब से हमारे पास बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो वो आपकी बैलेंस शीट में ही शो होता है। और किसका हिस्सा बनता है? शेयर कैपिटल का हिस्सा, सब्सक्राइब कैपिटल का नहीं, शेयर कैपिटल का हिस्सा बनता है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000 यहाँ लिखो, टोटल 19,85,000 ये बैलेंस एज अ शेयर कैपिटल आपका मेन पेज पे शो होगा। फिर से क्लियर कर देती हूँ आपको, सब्सक्राइब कैपिटल आपकी 19,70,000 है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000 है। 15,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपके सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं है, 15,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपकी शेयर कैपिटल का हिस्सा है। ये दोनों का टोटल आपका शेयर कैपिटल बनेगा। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास कितना आया? आपके पास कितने शेयर्स हैं? देखो आपके पास कितना पैसा आया, रिसीव हुआ, बताओ। हमारे पास प्रीमियम का पैसा हमें पूरे 20,000 शेयर्स पर मिला था ₹10 के हिसाब से, तो 2 लाख रुपीस था, जिसमें से हमने 10,000 रुपए 10,000 रुपीज इश्यू एक्सपेंस एडजस्ट किया, तो कितना बचा? 1,90,000 और कैपिटल रिजर्व 6,000, तो टोटल हो गया 1,96,000, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पेज जो आपका है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जहां पर शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल को आप दिखाओगे 19,85,000, 19,70,000 सब्सक्राइब कैपिटल है और 15,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस प्लस करने के बाद ये आएगा। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,96,000। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, कहीं डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज सीखते रहो, बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।